हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे क्या श्वसन से एक चीज है, जब टॉपिक है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसे समझना है। तो आखिर जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, इसे हम लोग समझे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो आखिर इनमें गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? अब ये क्वेश्चन है कि आखिर गैस जीवों के लिए जरूरी ही क्यों है। तो हम जानते हैं गैसों के आदान प्रदान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जंतुओं के अंदर क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। और श्वसन जो है एक ऊर्जा का निर्माणकारी प्रक्रिया है। ऊर्जा के निर्माण के लिए ही वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं भोजन को तोड़ना है, उसको ऑक्सीकृत करना है। ऑक्सीकृत करने के बाद उससे ऊर्जा अणु एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो इस क्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन उपयोग कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो अब इसमें से पहला चीज जो है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, कुछ बहुकोशिकीय जीव भी है जैसे कि हाइड्रा वगैरह है ना। तो इसमें कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, यही हम लोगों को समझना है। तो एक कोशिकीय जीव में कोई भी खास तौर से, जैसे हम लोग अपने आप को देखते हैं है ना, क्या है यहाँ पर नोस्ट्रिल है, नाक है ना, जिसके द्वारा हवा को हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो अमीबा जैसा जीव को अगर हम लोग देखें या फिर आप पैरामीशियम को बनाए, तो इन सारे जीवों में क्या है कि इस तरह का कोई भी अंग नहीं होता, विशिष्ट अंग जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो इस तरह के जीवों में क्या होता है कि शरीर की जो झिल्ली होती है उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे इसके द्वारा विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और यहाँ पर कोशिकीय श्वसन होगा, एक कोशिका तो है ही, और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके फलस्वरूप मुक्त होगा। तो हम विसरण या परासरण दो विधि को जानते हैं। विसरण और परासरण में कोई भी पदार्थ क्या करते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। परासरण और विसरण में एक अंतर आप लोग जानते ही हैं कि परासरण में क्या है, कोशिका झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में कोशिका झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। विसरण सजीव निर्जीव किसी में संपन्न हो सकता है और परासरण जो है सिर्फ सजीव में ही संपन्न होता है। तो इनकी कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो है हो जाता है। तो ये तो हम लोग एक कोशिकीय जीवों में देखे कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा। दूसरा चीज आप देखें कि जैसे कीट है ना, कीट में क्या हो गया, तो कीट ग्रुप में आपका आ गया कौन, इतने सारे इंसेक्ट ग्रुप है ना। इंसेक्ट में तिलचट्टा है, ग्रास हुपर है ना, स्पाइडर है, ये सब मकड़ी। तो ये सब जीवों में क्या है, जैसे एक कीट को हम यहाँ बनाए हैं है ना, कोई प्रारूपी कीट नहीं है ये। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि शरीर के बीचों बीच जो है एक लंबी मोटी नली दिखाई दे रही है। इस नली के द्वारा क्या हो रहा है, इस नली का नाम क्या है, तो इस नली को ट्रैकिया कहते हैं। और यह जो है ढेर सारे छोटे छोटे नलियों से जुड़ा हुआ है। ये नली का अंतिम हिस्सा जो है खुल रहा है शरीर के बाह्य हिस्से में। तो इस छिद्र को क्या कहते हैं, स्पाइरिकल कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये श्वास रंध्र के द्वारा हवा अंदर जाती है और पहुंचा दिया जाता है कहाँ, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के द्वारा ये पूरे शरीर में पहुंचता है और उसके लिए जरूरी पड़ता है क्या, विसरण और परासरण के द्वारा हर एक अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कीट में हम लोग को कहे कि अगर श्वसन अंग कौन सा है तो ट्रैकिया हो गया, और ग्राही अंग कौन सा है, श्वास रंध्र के रूप में कौन है, स्पाइरिकल है, श्वास रंध्र, जो कि हवा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और उसे आगे तक भेजेगा। तो आपने कीट में देखा कि किस तरह से हवा अंदर तक पहुंचती है ना। जितने सारे जीवों को हम लोग देख रहे हैं, आप याद रखें कि गैसों का आदान प्रदान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन को ऑक्सीकृत करना। भोजन जो भी लेंगे उसको क्या कर देना, ऑक्सीकृत कर देना। ऑक्सीकृत अगर भोजन होता है तो भोजन के ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप जो खास तौर से क्या है भोजन में आपका, तो ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज वो टूटेगा और इसके टूटने से एटीपी ऊर्जाणु, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, इसका निर्माण होता है और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। तिलचट्टा हो, ग्रास ऊपर हो, सभी में श्वसन अंग के रूप में क्या है, ट्रैकिया। अब देखिए आप मछली को देखें है ना, तो मछली क्या है, तो मछली जल में रहती है ना। तो मछली जो है सांस लेने के लिए क्या करती है, बाहर निकलती है
है ना। तो सांस भी वो पानी के अंदर ही लेती है। तो पानी के अंदर सांस कैसे लेती है, तो जो हवा ऑक्सीजन घुले होते हैं जल में, उस घुलनशील ऑक्सीजन का ही ये उपयोग कर लेती है। इस घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करती है, तो उसके चेहरे पर आप देखेंगे, चेहरे के बगल में है ना, यहाँ पर नॉस्ट्रिल के जस्ट बाद जो है ये क्या कहता है, यहाँ पर गलफड़ा रहता है आंख के जस्ट बाद। तो इस गलफड़ा को ही गिल्स कहा जाता है। तो पानी आकर के इसमें टकराता है, जिसमें जो ऑक्सीजन है उसको ये अवशोषित कर लेता है और फिर इसको डायरेक्ट भेज दिया जाता है कहाँ, रक्त में। डायरेक्ट कहाँ भेज दिया जाएगा, रक्त में। और रक्त से यह पूरे शरीर में चला जाएगा। अब पूरा शरीर में जब ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो श्वसन के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वापस कहाँ पहुंचेगा, गिल्स में पहुंचेगा, है ना। तो इसके लिए इसको हृदय के पास जाना पड़ेगा और तब जाकर के ये गिल्स में पहुंचेगा। याद रखें कि हमारा मछली में क्या है, एकल परिवहन होता है, यानी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करने का काम करता है इसका हृदय मछली का। तो मछली सांस किससे ली, गिल्स से, है ना, यानी कि गिल्स के द्वारा ही इसमें गैसों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है। उसके बाद आप देखें केचुआ को। केचुआ क्या है, तो चिपचिपा जीव जैसा दिखता है हमें, नम मिट्टी में पाया जाता है, इसका त्वचा भी नम होता है, उसके ऊपर म्यूकस का आवरण होता है। ये क्या करता है, तो मिट्टी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होते हैं उसी को ये अवशोषित कर लेता है। किसके द्वारा, विसरण विधि के द्वारा, है ना। और उसको अवशोषित कर लेगा और फिर वो पहुंच जाएगा कहाँ, उस डायरेक्ट उसके रक्त शरीर में, रक्त में पहुंच जाएगा, है ना। और रक्त से पूरा शरीर में जाएगा, ऑक्सीजन को तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ेगा और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो केचुआ में नम त्वचा के द्वारा विसरण विधि से क्या हुआ, गैसों का आदान प्रदान हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो स्तनधारी और पक्षी को अगर देखें तो ये लोग विकसित में आते हैं, तो इनमें जो है श्वसन अंग के रूप में फेफड़ा पाया जाता है ना। क्या होगा, फेफड़ा होगा। तो फेफड़ा ना, इसके लिए नासाद्वार होगा, नाक से सांस लेंगे। ये कैसे करेंगे, नाक से लेंगे और पूरा एक व्यवस्था होगा। उस व्यवस्था के तहत जैसे कि सबसे पहला नासाद्वार हो गया, है ना। नासाद्वार के द्वार बाद क्या जाएगा, ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद कहाँ पहुंचेगा, तो फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में हवा पहुंचेगा। ट्रैकिया के बाद ये पहुंचेगा प्राथमिक ब्रोंकाई में, प्राथमिक ब्रोंकाई, फिर द्वितीयक ब्रोंकाई। इस तरह से करते हुए वो पहुंचेगा कहाँ तक, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई तक ये हवा पहुंचता है, वायु थैली तक। और वायु थैली से हवा को ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड से पूरे शरीर में जाता है। फिर यह भोजन का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी का निर्माण करता है और CO2 का निर्माण होगा। फिर ये CO2 उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या हो जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्तनधारी और पक्षी में श्वसन अंग के लिए सबसे विकसित अंग फेफड़ा पाया जाता है ना। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।